गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं मोक्ष IAS अकेडमी को धन्यवाद दूंगी कि मुझे आप लोगों के सामने में इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। युवा पीढ़ी आप लोगों की अभी जनरेशन से जानने का मौका मिल रहा है, और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी कि मेरे आदर्श जो है OP चौधरी सर के सामने मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए मैं मोक्ष IAS अकेडमी को धन्यवाद बोलती हूँ। तो आज की जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। PSC एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है। इसके पहले मैं आप लोगों को अपना मोटिव बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे तैयारी स्टार्ट किया था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अपना पढ़ाई जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही प्राइमरी मिडिल एजुकेशन मैंने गवर्नमेंट स्कूल से क्लियर किया है। उसके बाद मैंने रमापति हायर सेकेंडरी स्कूल चंद्रपुर से 12th तक का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। 12 में मैं टॉप 10 में थर्ड रैंकर रही छत्तीसगढ़ में। देन आफ्टर मैंने इंजीनियरिंग किया है, टेक्निकल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ। BIT दुर्ग से मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद मैंने गेट का प्रिपरेशन चालू किया। गेट के बारे में आप लोग सब अवेयर होंगे यहाँ पे। गेट में मेरा अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट रहा मेरा। मैं कोई PSU अचीव नहीं कर पाई। क्लियर तो किया मैंने, बट रैंक अच्छा नहीं था। देन आफ्टर मुझे जॉब चाहिए था, एक फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अपना एक एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन चालू की। उसमें मैंने देखा कि जैसे OP चौधरी सर को देखे, हम मेरे समाज में और भी लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया हुआ एग्ज़ाम, उनको देखकर मैं मोटिवेट हुई और मुझे पढ़ना है कि मैंने PSC की तैयारी चालू की। GS की कंप्लीट स्टडी मैंने खुद से सेल्फ प्रिपरेशन से किया है। मेंस की तैयारी मैंने दिल्ली IAS इंस्टीट्यूट बिलासपुर से क्लियर किया है मैंने मेंस की तैयारी, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं 26th रैंक होल्डर हूँ। CGPSC बैच 2017 19 बैच की डिप्टी कलेक्टर हूँ। 2 साल पहले मैं आप ही लोगों के जैसे ऐसे बैठ के सुना करती थी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ करके। तो ये था मेरा जर्नी CGPSC की तैयारी का। PSC की तैयारी के बारे में 3 स्टेज रहते। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे न्यू कितने लोग हैं जो एक बार भी प्रिपरेशन चालू नहीं किए हैं अभी तक? अच्छा 50% प्लस 70% जो स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी CGPSC के बारे में क्या क्या होता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 चरण में एग्ज़ाम होते हैं इसके। प्रीलिम्स, ये डाउट स्टूडेंट्स को रहते हैं कि हम प्री कम मेंस करें या मेंस कम प्री करें या दोनों एक साथ करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है PSC की तैयारी में। सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको कहना चाहूँगी कि सिलेबस आप लोग को बाई हार्ट याद रहना चाहिए। आप लोग अभी से ही लेके सिलेबस का जेरोक्स रखिए अपने पास। जो भी हम लोग कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं या जो भी रूम में आप लोग पढ़ते हैं वहाँ ना आप लोग चस्पा करके रखिए, वहाँ पे देखते रहिए कि क्या सिलेबस में है, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है वो हमारे दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए। सिलेबस आप लोग सब पहले से रखिए। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है फैक्चुअल बेस्ड रहता है, फैक्ट्स क्लियर रहने चाहिए आपके माइंड्स पे। मेंस थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। इंटरव्यू के लिए तो आपका कॉन्फिडेंस, नॉलेज विद कॉन्फिडेंस काम आता है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्री और मेंस की तैयारी अलग से नहीं होती है। मेंस जब आप लोग प्री पढ़ते हैं, जैसे हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में ये बोलना चाहूँगी। सिलेबस जैसे आप लोग देखेंगे उसका 70% जो है मेंस का सिलेबस प्रीलिम्स में भी इंक्लूडेड है। तो आप लोग सिलेबस को उठाइए, उसमें एक बार ये टिक कर लीजिए कि इसमें प्रीलिम्स का सिलेबस कौन कौन सा है, मेंस का सिलेबस क्या है, और जो प्री कम मेंस बोथ में जो इंक्लूडेड है वो सिलेबस एक बार आप लोग क्लियर करके रखिए। उसके बाद आप लोग तैयारी चालू कीजिए। मेंस की तैयारी करते करते ही आप लोग को प्रीलिम्स का फैक्चुअल बेसिस अलग करना चाहिए, और एग्ज़ाम प्रीलिम्स के जस्ट 2 महीने पहले आप लोग को फैक्ट्स पे ध्यान देके एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग ना मुझे पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये डायरेक्ट बताने से ना 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो या फिर स्टार्ट कैसे करना है इस पे बहुत लोगों को डाउट होगा, है ना। स्टार्ट कैसे करना है करके, तो सबसे कैसे स्टार्ट है क्योंकि सब मैक्सिमम लोग नए हैं।
हाँ। ज़्यादा जरूरी है सिलेबस के बाद या मतलब ऐसी कुछ मतलब कोचिंग ज्वाइन करना ज़्यादा जरूरी है या सिर्फ स्टडी में? अच्छा, स्टार्ट करने के लिए तो देखिए कोचिंग जो रहता है, हमारे जो मेंटर्स रहते हैं वो हमको भटकने से बचाते हैं कि हम मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों में अपना एफर्ट्स ना डालें। हम लोग क्या रहता है सिलेबस को अच्छे से समझ नहीं पाते अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो। एक इंस्टीट्यूट जो होता है वो हमको यही बताता है कि हमको क्या पढ़ना है, डूज़ एंड डोंट्स हमारे क्या हैं, कि हमको क्या चीज़ में ध्यान नहीं देना है, क्या चीज़ में एक्स्ट्रा ध्यान देना है। और जो ऐसा भी सिलेबस रहता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहता, फिर भी हम लोग उसमें लगे रहते हैं कि इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लूँ और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखूँ। ये सारी चीज़ें हमारे मेंटर्स जो रहते हैं इंस्टीट्यूट वाले वो हमको क्लियर करते हैं, फोकस स्टडी के लिए बताते हैं। तो इंस्टीट्यूट अगर फाइनेंशियल कोई दिक्कत ना हो तो मेरे ख्याल से कोचिंग लेना चाहिए। और ये फिर मतलब स्टार्टिंग के लिए मतलब बुक मतलब क्या प्रेफर करना चाहिए? अच्छा, सब्जेक्ट वाइज बुक देखिए, आप लोगों को एक बार मैं बुक लिस्ट ही बता देती हूँ, बहुत लोगों के मन में होगा कि क्या बुक प्रेफर करना चाहिए। अच्छा सर, आप लोग नोट्स प्रोवाइड किए? अच्छा देखिए, आप लोगों को मैं बताती हूँ, लैंग्वेज के लिए मैंने जो प्रिपेयर किया था मैं ये बताती हूँ, है ना। आप लोग को जो भी बुक अच्छा लग सकता है आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। मैंने सबसे पहला पेपर जो होता है लैंग्वेज का होता है, उसके लिए मैंने इंग्लिश, हिंदी और उस समय मैं जब दी थी संस्कृत भी था, तो जब संस्कृत के लिए मैं 10th का ग्रुप प्रीफर की थी। हिंदी के लिए मैंने मुस्कान पब्लिकेशन पढ़ा था। और इंग्लिश के लिए जब मैं गेट कर रही थी तो उस समय की एक बुक थी मेरे पास, उसको मैंने पढ़ा था। अभी गेट इंग्लिश की कुछ अच्छी बुक आती होगी, वो मैं शेयर कर दूँगी देख के एक बार। उसके बाद आता है सेकेंड पेपर संविधान लोक प्रशासन। इसके लिए संविधान में आप लोग टाटा मैग्रा हिल की लक्ष्मीकांत मैंने भी प्रेफर किया था। और स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री। और बाकी के लिए मैंने अपने कोचिंग संस्थान का जो नोट्स मुझे मिला था वो मैंने पढ़ा था। लोक प्रशासन के लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ा था। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का। आपको तो कोई भी नोट्स आप पढ़ सकते हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहाँ पे अच्छे से अच्छा नोट्स प्रोवाइड हो जाता है आपका। तो आप लोग प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए छत्तीसगढ़ को एक साथ स्ट्रॉन्ग करके रखिए। छत्तीसगढ़ क्योंकि 50% ऑफ सिलेबस कवर करता है छत्तीसगढ़। देन बाकी सब सब्जेक्ट के लिए उतना इम्पोर्टेंस बुक है नहीं, आप जो है जो भी कोचिंग संस्था में जा रहे हैं उसके नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी होगा तो बताइएगा। मेरा नाम सुरेश यादव है और मेरा सवाल है कि अभी जल्द ही कुछ दिनों बाद पीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा प्री ग्रेड हो जाए। और मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कौन से पोर्शन को हम ज़्यादा टारगेट करें प्रीलिम्स को निकाल सकें। अच्छा देखिए, CGPSC की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मेरा ये परसेप्शन है कि आप लोग को छत्तीसगढ़ का सिलेबस कंप्लीट रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ एप्टीट्यूड रीजनिंग, क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग क्वालिफाइंग मार्क्स आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक मेन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग भले ही वो मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नॉन मैथ्स वाले हों, सबको अपना रीजनिंग मैथ्स स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। देन आफ्टर आप लोग का छत्तीसगढ़ का सिलेबस पहले टारगेट में रहना चाहिए, क्योंकि 50% सिलेबस वही कवर करता है। छत्तीसगढ़ 50 क्वेश्चन कवर करेगा आपका प्रीलिम्स में, मेंस में भी वही सिलेबस रहेगा। पहले मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, देन छत्तीसगढ़ आप कीजिए, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को प्रायोरिटीज़ दीजिए। अच्छा देखिए, मैं जब इंजीनियरिंग पास आउट, मैं 16 बैच की पास आउट हूँ इंजीनियरिंग। देन आफ्टर मैंने जॉब के लिए ही ट्राई किया, तो मेरा 2-3 जॉब मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, देन PWD AE और उसके बाद सर्कल ऑर्गेनाइज़र, ये सारे पोस्ट मैंने क्लियर किए। ड्यू टू सम इशूज़ ऑफ ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, मेरा कुछ केस इशू हो गया जिसकी वजह से मैं उसमें ज्वाइन नहीं कर पाई। उसके बाद ये मेरा चौथा पोस्ट है, मतलब तब तक मेरा GS क्लियर था।
जीएस क्लियर होने की वजह से मैंने सेल्फ स्टडी में प्रीलिम्स सेल्फ स्टडी से मैंने क्लियर किया है। मेंस के लिए मैं दिल्ली आईएएस कोचिंग का नोट्स फॉलो की हूँ और कुछ ऑथराइज्ड बुक फॉलो किया है मैंने, और 17 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसी में मेरा क्लियर हुआ है। अच्छा हाँ सर, हम लोग देखते हैं कि लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं एक बार या 2 बार या 1 बार। सबसे बड़ी समस्या होती है मैम मेंस में मार्क्स स्कोर करना। हम एवरेज नंबर लाते हैं 2 बार 1 बार, ऐसा भी होता है कि लोग 5 से 6 बार मेंस के आगे बढ़ नहीं पाते। मैम मेरा सवाल ये है कि क्या मेंस की तैयारी के दौरान ये थे और मेंस में अधिकतम नंबर लाने के लिए लिखने का जो प्रैक्टिस होता है वो बहुत दिक्कत होता है। मैम जैसा कि आपने बताया इंग्लिश मतलब वीक किए हुए हैं, इस बार मेरा मतलब अच्छा होता है कि हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इसके लिए बहुत डाउट होता है। आप हिंदी मीडियम से? अच्छा जी, मैं मेंस का प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ। अच्छा, आप लोग मीडियम बैरियर किसी को इशू नहीं है? हिंदी मीडियम वाले हैं यहाँ सारे? इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? अच्छा, मीडियम तो वैसे कुछ बैरियर होता नहीं है, आप लोग किसी भी मीडियम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं मेंस के लिए आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मैं जिस कोचिंग संस्था में जाती थी वहाँ हमको ये बताया जाता था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसको मैं पहले घर से पढ़ के आती थी, उसके बाद कोचिंग संस्था में बैठ के पढ़ते थे, फिर मैं जाके घर में रिवाइज़ करती थी। तो 3 टाइम्स रिवीजन एक ही बार में होता था। और रिवीजन का फंडा मेरा ये था, मैंने और भी सेमिनार्स में ये बोला हुआ है कि 111 फॉर्मूला होता है रिवीजन का, कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ के आएँ क्लास में, क्लास से जाने के बाद फर्स्ट टाइम पढ़ें, देन आफ्टर जब वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो 1 वीक में आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। सेकेंड वन होता है फॉर ए वीक, थर्ड वन होता है मंथली रिवीजन के लिए। आप जब सिलेबस कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाता है 1 मंथ में लगभग, किसी भी आप कोचिंग में जाएंगे या सेल्फ स्टडी करेंगे, एक सब्जेक्ट को आप 1 मंथ दे सकते हैं, तो मंथली वाइज पे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। थर्ड टाइम रिवीजन होगा आपका मंथली बेस पे। तो 111 फॉर्मूला में हमेशा मुझे ये यहाँ तक आने में ये बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए कि मैं 3 बार, जैसे एक चीज़ को मैं 3 से 4 बार पढ़ती थी। सबसे पहले क्लास में जाने के पहले पढ़ती थी, जाने के बाद में पढ़ती थी उसी चीज़ को जो क्लास में पढ़ाया गया है, उसके बाद मैं उसको वीकली उसको रिवीजन करती थी। मंथली बेसिस पे जब वो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता तब मैं रिवाइज़ करती थी। तो 3 टाइम्स रिवीजन 1 टाइम्स ऐसे रहता है। तो ये रिवीजन के लिए आप लोग भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। और ये सजेशन भी आप लोग को दूंगी कि आप लोग बुक के पीछे मत भागिए। जो भी बुक या तो आपको नोट्स कोचिंग संस्था से मिल रहा है, जो भी नोट्स आपको कोचिंग से मिल रहा है, या फिर जो बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत की हो गया, छत्तीसगढ़ के लिए आती है ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की बुक छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ प्रतियोगिता सारांश आता है, ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जब आंसर लास्ट में जब विलोपन वाली स्थिति आती है तो गवर्नमेंट की बुक को ही देखा जाता है कि गवर्नमेंट की बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिसमें अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ प्रतियोगिता सारांश, इन चीज़ों को देख लीजिए। बुक के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग एक बुक को 10 बार पढ़ लेंगे, तो उससे ना आप लोग का रिवीजन होगा। मतलब जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग को मैं अपना थोड़ा मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। मेरा हमेशा ये फंडा रहता था कि बाकी लोगों से मैं अपने आंसर को कैसे अलग लिखूँगी। उसके लिए मैं हमेशा ये करती थी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और दृष्टि के एडिटोरियल में सोशल मीडिया से जो यूट्यूब में आता है ऑडियो आर्टिकल्स और टू द पॉइंट्स आता है। आप लोगों ने दृष्टि आईएएस में एक बार सर्च करके देखिएगा, बहुत टू द पॉइंट बताया जाता है। उसको मैं पढ़ के अपने आंसर में इंक्लूड करती थी कि करेंट सिनारियो में जो भी हो रहा है उसको मैं अपने आंसर में लिखूँ। प्लस मेरा संविधान बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो संविधान के में जो भी आर्टिकल्स हैं उसको मैं अपने आंसर में मेंशन करती थी। करेंट में जो भी इशू चल रहा है वो अगर हमारे संविधान से लिंक्ड है तो उसको मैं अपने आंसर में लिखती थी। और राइटिंग मेरी थोड़ी प्रिसाइज है, छोटी राइटिंग में लिखती हूँ, तो कम गागर में सागर भरने वाली स्थिति जो रहती है वो मैं कम जगह में बहुत सारे आंसर लिखने की मैं कोशिश करती हूँ। साइड में जैसे मैं डायग्राम बना दी या फ्लो चार्ट बता दी। डायग्राम फ्लो चार्ट होता क्या है कि कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, तो ये आंसर राइटिंग में मैं यूज़ करती थी।
और जो हम लोग आंसर राइटिंग में जो हमारे चेक करने वाले चाहते हैं उनका ये रहता है कि हम एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं आगे जाके प्रशासक, तो हमारे आंसर राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग में ये चीज़ें दिखे कि हम एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोच रहे हैं। तो जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, जितना भी लाइन रहता है, शायद आप लोग टेस्ट सीरीज़ देंगे ना, उसमें भी लाइन फिक्स्ड रहेगी कि इतने ही लाइन में आंसर राइटिंग करना है। तो उतने ही जगह में आपको बॉडी हो गया, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, उसका कंक्लूजन कितने में करेंगे, एक माइंड में एक डायग्राम दिखना चाहिए कि कितने में आप लोग क्लियर करेंगे। तो ये आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो कर सकते हैं। एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग स्टेप, तीनों में फ्लो रहना चाहिए और आंसर को ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। बेस्ट आंसर राइटिंग के लिए वही है कि आप हमेशा माइंड में ये रखिए कि आपके आसपास वाले या जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनसे बेस्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरों से जब तक आप एक कोचिंग संस्था में अलग नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ लेवल पे फाइट नहीं कर पाएंगे फिर। तो एक कोचिंग लेवल पे ही अपने कॉम्पिटिटर ढूंढिए कि आपसे बेस्ट कौन पढ़ रहा है, उसको टारगेट कीजिए। मतलब अच्छे से आप लोग ना देखिए कि सबसे बेस्ट कैसे आंसर लिख सकते हैं। और आंसर को बेस्ट लिखने का तरीका वही है कि करेंट अफेयर्स इंक्लूड कीजिए, आर्टिकल्स यूज़ कीजिए, संविधान के अनुच्छेद यूज़ कीजिए, फ्लो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और बार बार की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेंस का जैसे क्लास आप लोग का लग रहा है तो जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसका पुराना क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के उसका आंसर राइटिंग करना चालू करेंगे, क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर आई विल जॉइन टेस्ट, उसके बाद मैं लिखना चालू करूँगी या करूँगा। ये सारी चीज़ें वो कभी जो है ना कभी नहीं आता है। तो आप लोगों को जब भी कोचिंग सेंटर में उसी समय से आप लोग की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, आप लोग को लिखना उसी समय से चालू करना है। मैं हमेशा से एक बात पूछती रहती है कि स्कूल कॉलेज के दिनों में से मतलब जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एक एग्ज़ाम देते हैं 4-5 दिन बाद दूसरा एग्ज़ाम होता है ना, लेकिन जब स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम आता है तो एक दिन में 2 पेपर देने पड़ते हैं, तो इसकी तैयारी कैसे करें? ये इसके लिए तो वही बोलूँगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली चीज़ें हैं। प्रैक्टिस आपको बार बार विथ रेगुलर कंसिस्टेंसी आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया गया है, एक बार में याद हो गया आपको कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, कहाँ पे क्या है। आप उसको लिखना जब चाहेंगे तो एक बार में 5 मिनट टाइम लेगा, दूसरी बार में 3 मिनट टाइम लेगा, नेक्स्ट बार में आप 1 मिनट में ही टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिख लेंगे। तो प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आएंगी कि आप बार बार चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे कर रहे हैं। लिखने की प्रैक्टिस बार बार कीजिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज़ मस्ट है। इसी चीज़ों से आपका रेगुलरिटी आएगा, स्पीड बढ़ेगी। ठीक जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे आप बोल रहे थे कि मेरा पीएससी में हुआ नहीं सिलेक्शन, तो उसके बाद आप कैसे सोचे कि आप ये सीजीपीएससी करोगे, तो क्योंकि ये इसको काफ़ी टफ एग्जाम माना जाता है, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट किए कि आप ये कर सकते हो? क्योंकि कई लोग होंगे जो आपको ऐसा एहसास दिलाए होंगे कि तुमसे पीएससी में गेट नहीं निकला तो ये बहुत मुश्किल है निकलना, तो उस सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे? अच्छा देखिए, मेरा जब गेट क्लियर नहीं हुआ था तब मेरा तो सबसे प्रारंभिक डिमांड यही थी कि मैं एक जॉब लगा लूं, और उसी के प्रिपरेशन में मैंने जीएस पढ़ना चालू किया था। जीएस मेरी इस हद तक कंप्लीट थी कि मैंने 4 अटेम्प्ट मैं भी अभी आपसे शेयर की कि 4 एग्ज़ाम मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है। तो उसमें मैं हमेशा टॉप 20 रैंकर्स में ही रही। ड्यू टू ब्रांच इशू, छत्तीसगढ़ में एक यहाँ पे इशू थी कि ट्रिपल ई जो ब्रांच है, ट्रिपल ई ब्रांच जानते होंगे ना, ट्रिपल ई एंड डबल ई दे बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। तो उसके लिए केस इशू होने की वजह से मैं उसको पढ़ नहीं पाई थी, मतलब उसमें ज्वाइन नहीं कर पाई। उसके बाद मुझे इसी से मोटिवेशन मिला कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जीएस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी, उसी से मुझे लगा कि मैं कर लूँगी करके, और मैंने एग्ज़ाम दिया और हो गया मेरा। तो आप स्कूल के समय में बहुत शायद थी या मैं पढ़ाई के लिए मतलब टीचर लोगों से कभी शर्माती नहीं थी, हमेशा टीचर लोग के साथ बैठ के भी पढ़ी हूँ सर। मैं हमेशा से ऐसे टाइप की स्टूडेंट थी कि जब मैं टीचर्स को बोलती थी तो मुझे बैठ के पढ़ाने के लिए भी रेडी हो जाते थे, क्योंकि टीचर्स भी एक ऐसे स्टूडेंट को तलाशते रहते हैं कि हमसे कोई डाउट्स पूछें, हम उनको बताएं, हमारे नॉलेज को शेयर कर पाएँ। तो मैं हमेशा टीचर लोग से पूछती रहती थी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे और बेस्ट कर सकते हैं। तो
हमेशा बात करती रहती थी मैं पढ़ाई के बारे में। ये हिचकिचाहट ना आप लोगों को किसी को भी नहीं रखना चाहिए कि पढ़ने के लिए मैं किसी को पूछूं तो क्या बोलेंगे। एकदम सिली डाउट आप लोग पूछिए और क्लियर रखिए अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से कोई कॉलेज पढ़ रहे हैं, जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो क्या मेरे को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए? देखिए मेरा तो ये मानना है कि आपका जैसे गोल आपका फिक्स है कि CGPSC ही करना है, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो बेस्ट टाइम है। आप जैसे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन भी स्टार्ट करते हैं तो सही है, बाकी ग्रेजुएशन से और लेट नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जैसे आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, अभी ग्रेजुएशन में कितने लोग हैं यहाँ पे? और आप लोग सब करना चाहते हैं अभी CGPSC, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये सारी चीज़ें कि आप लोग अभी से अपने लिए करियर ओरिएंटेड हैं। तो ये आप लोगों के लिए सही बहुत बेस्ट टाइम है कि आप लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग को 1.5 से 2 साल लग जाता है कंप्लीट सिलेबस कवर करने में। अगर आपका दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्शन में रहा तो और टाइम लग जाता है। 1 साल में अगर आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही देते हैं और आप लोग का लग जाता है, तो ये तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़िए, ग्रेजुएशन भी पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि वो तो पहला क्राइटेरिया है कि आप लोग का ग्रेजुएशन क्लियर हो, और उसके बाद फोकस हो जाइए अपने लाइफ के लिए। धन्यवाद। मैं आपकी संरक्षण के लिए डाटा को याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, है ना। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी पता चलेगा कि आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या हैं, कोर सेक्टर्स क्या हैं, किस सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट किया जाता है, इस सेक्टर में क्यों इतना इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने। ये बेसिक फंडा क्लियर रहना चाहिए आपका, इकोनॉमिक्स क्लियर होना चाहिए, उसको फिर याद नहीं करना पड़ेगा आपको, आप ऑटोमेटिक लिंक कर पाएंगे उन चीज़ों को। और ये हर एस्पिरेंट को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है, जनरली मेरे माइंड में भी ये आता था कि ये चीज़ें याद नहीं होती हैं तो मैं इसको बाद में प्रिपेयर करूँगी, लेकिन ये मेरी एक कमजोरी थी जो आप लोग मत कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे को पार्ट ऑफ सिलेबस मान के आप लोग जब से स्टार्ट करें तब से ही चालू कीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीटिंग प्रॉब्लम बोल रहे हैं। इसके लिए तो यही है बेटा कि आप ना पहले से सिलेबस को एग्ज़ाम के लिए बचा के मत रखिए कुछ चीज़ को कि लास्ट नाइट पे आपको कुछ पढ़ना है। सिलेबस पहले से कवर करके रखिए, या फिर कुछ चीज़ छूट जा रहा है तो उसको छोड़ ही दीजिए। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम अगर सिलेबस को बहुत सारी बचा के रखे रहते हैं कि हम लास्ट मंथ में पढ़ेंगे या लास्ट वीक में इतना कवर हो जाएगा, तभी हमारा मन जो है बहुत डाइवर्ट होता है और हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो जितना सिलेबस पढ़ना है 100% अटेम्पशन तो किसी को नहीं चाहिए। 70 अगर क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप क्लियर कर रहे हो PSC, है ना। 100 क्वेश्चन किसी का भी सही नहीं रहता। 70 आप लोग मोर और लेस 60 + 70 आप लोग अगर सही करते हैं तो आप लोग तो सेलेक्ट हो ही रहे हैं। तो सारे सिलेबस को पढ़ने के चक्कर में ना आप लोग जो बेसिक आपका जो स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट उसको आप लोग वीक मत कीजिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी जो चीज़ें पढ़ना है पहले से क्लियर कर रखिए, बिफोर अ मंथ ऑफ एग्ज़ाम क्लियर करके रखिए आप लोग, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। लास्ट एंड ऑफ द टाइम के लिए कुछ बचा के मत रखिए, उसी से आप डाइवर्ट मतलब डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। देखिए आप तैयारी जब करते रहते हैं, मेंस प्री दोनों की चलती है। कोई भी कोचिंग संस्था जो है अच्छे से डिटेल में ही बताता है आपको।
और जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास आ जाता है तो आप घर में जो है सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ाई कीजिए, घर में प्रीलिम्स का स्टडी चालू रखिए, क्योंकि 2 महीने बाद आपको एग्ज़ाम देना है, तो 2 महीने पहले प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाना चाहिए, तो उसी से क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। गुड इवनिंग मैम, आपने बताया कि जैसे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, वैसे मैम मेरा भी एक डाउट है कि जैसे कि जब मैं 10th तक था तो मेरे को मतलब सोशल साइंस और मैथ्स दोनों में इंटरेस्ट था, लेकिन जैसा कि बोलते हैं कि आज कोई लेता नहीं है, तो मैं मैथ्स या फिर मेरा कंप्यूटर की तरफ जाना इंटरेस्ट था, तो फिर मैं अपनी इंजीनियरिंग शुरू किया। तो मैम जैसे कि आपके पहले इलेक्ट्रिकल के थे, फिर उसके बाद में आप सिविल सर्विस की शिफ्ट हुए, तो मैम आपको मतलब ये डिसाइड कैसे करें कि आपका पैशन क्या है, कि मेन अपने को इंजीनियरिंग में जाना है या फिर सिविल सर्विस में जाना है? देखिए, सिविल सर्विस जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत लोगों से जुड़ने का मौका देती है कि आप कितने सारे लोगों का हेल्प कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन मिलता है आपको, एक आपकी आइडेंटिटी को बताने का मौका मिलता है कि हाँ आप भी कुछ हैं, कुछ कर रहे हैं। इसमें सर्वेंट ही है हम लोग, क्योंकि पब्लिक सर्विस नाम ही है, तो जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, इंटरेक्शन मिलते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ फील्ड्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में रहेंगे या कुछ और मोर देन कोई भी जॉब पे, तो उसमें आपको इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, और इस फील्ड पे जो है डाइवर्सिटी, आपको अलग अलग चार्जेस मिलेंगे, तो इसमें आपका मन लगा रहेगा। मैम तो वैसे मैं अगर कोई ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट करना चाहे तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि बैकअप प्लान भी हो जाए कि ग्रेजुएशन के थ्रू कुछ मिल जाए, साथ में वो सिविल सर्विस के लिए तैयार हो जाए। तो ग्रेजुएशन के साथ में कर सकते हैं, फिर ग्रेजुएशन अभी देखिए ये बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि ग्रेजुएशन के साथ में करना चाहिए कि नहीं। ये देखो, आप लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन के साथ में, ग्रेजुएशन की स्टडी के साथ में अपना CGPSC के सिलेबस को कवर कर सकते हैं कि नहीं। तो ग्रेजुएशन के साथ में अगर कर पाते हैं तो इससे बेस्ट तो कोई चीज़ है ही नहीं। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन पहले उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इधर क्लियर कर लिए, ग्रेजुएट ही नहीं है तब तो हम आपके इधर क्लियर करने कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन पहले कीजिए, आप लोग सिलेबस ग्रेजुएशन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप अटेम्प्ट दीजिए और क्लियर कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। लास्ट क्वेश्चन मैम, ऐसे सेड कि आपने 8 क्लियर नहीं कर पाया था, तो मैम फेलियर आपको जो मिला तो मैम फेलियर को कैसे फेस करेंगी, फिर अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट में पुराना फेलियर का रिग्रेट ना हो और अच्छे से कर पाए? देखिए, फेलियर तो हर किसी के उसमें लाइफ में आता ही है कभी ना कभी। उससे यही है कि अपने हाथ पे हाथ रख के अब आगे कुछ नहीं हो रहा है, ये बैठना है नहीं, मन लगा कि मैं वही कुछ दिन तक मुझे भी डिमोटिवेशन हुआ, फिर मैंने फील्ड चेंज करके पढ़ाई चालू कर दी CGPSC का। धन्यवाद दोस्तों। अब क्वेश्चन हावर में हम पुनः आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ देर के लिए आदरणीय मैम को थोड़ा विश्राम देना चाहूँगा। थैंक यू। और मैं आपको बुलाने से पहले ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके बारे में बोलूँगा तो सूर्य की रोशनी दिखाने के बराबर होगा। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आदरणीय सर जब आप रायपुर कलेक्टर थे तो उस समय आपने हम सबको जंगल सफारी घुमाया था, उसमें से बहुत सारे लोग हैं इसमें जो बैठे हुए हैं। और मित्रों, मैं एक चीज और बताना चाहूँगा, आदरणीय सर आप ऐसे हैं कि जीवन में सिर्फ देना जानते हैं। OP सर का दूसरा नाम है कि तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जब थे, तुम्हें अक्सर, चाहे आप जांजगीर कलेक्टर हो, दंतेवाड़ा कलेक्टर हो कि रायपुर कलेक्टर हो, हम